नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी अहम जरूरत है, पर उतनी ही जरूरी है सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। लेकिन आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में वर्स्ट एयर क्वालिटी रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है। दिन ब दिन देश की हवा में जहर घुल रहा है। शुद्ध हवा की अहमियत और रेस्पिरेटरी इश्यूज के प्रति जागरूकता लोगों के बीच अब बढ़ने लगी है। इसीलिए मुंबई के अंगद दार्यानी ने दुनिया का पहला फिल्टरलेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम बनाया है। अंगद ने 2017 में इस डीप टेक स्टार्टअप प्राण की शुरुआत की। इस एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम की क्या खासियत है और कैसे आम लोगों तक इसे पहुंचाने का इरादा है, आइए देखते हैं। आने वाली जनरेशन को शुद्ध हवा में सांस मिलनी चाहिए, इस सोच के साथ मुंबई के अंगद दरयानी ने बनाया है ये प्रीमियम लुकिंग एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने अंगद क्लीन टेक के प्रति पैशनेट है। इसी के चलते अंगद ने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, रडार सिस्टम, लो एनर्जी प्लाज्मा, लिथियम आयन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट बखूबी पूरे किए हैं। लेकिन अब IoT और फिल्टरलेस एयर प्यूरिफिकेशन से दुनिया की पॉपुलेशन को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मुहैया करने के मिशन के लिए अब ये प्राण लेकर आए हैं। एयर प्यूरिफायर्स काफ़ी सदियों से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे हर बेडरूम के हर रूम में क्यों नहीं है घर में। तो ये काफ़ी एविडेंट था कि मार्केट में गैप है, कस्टमर्स जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे खुश नहीं है और इसके लिए हमें इस मार्केट को ब्रेक करना है कोई ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जो एस्पिरेशनल हो कि हमें अगर 10,000 रुपये किस चीज़ में खर्चे करने हैं तो हम ये प्रायोरिटी पे कैसे लेके आ सकते हैं कि हमारे आसपास की हवा साफ़ होनी चाहिए। इसके लिए हमें पैसे खर्च करने हैं, उसके लिए वैसे तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिल्ड करने थे कि जो लोग को एक्चुअली चाहिए थे अपने डे टू डे यूज़ के लिए। बाजार में मौजूद सभी एयर प्यूरिफायर्स फिल्टर वाले होते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन के बढ़ते स्तर के चलते फिल्टर्स को फ्रीक्वेंटली साफ करने की जरूरत होती है। घरेलू एयर प्यूरिफायर्स के फिल्टर साफ करना फिर भी आसान है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर फिल्टर वाली एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स ना तो किफायती है और ना ही मैनेजेबल। तो ये मार्केट ब्रेक करने के लिए एक सिंपल रियलिटी क्रिएट करनी थी कि एयर प्यूरिफिकेशन बिना फिल्टर के हो सकती है और वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में। बिकॉज जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ होती थी वो बिल्डिंग के साइज़ की मशीन्स होती थी जिसमें ट्यूब्स और फैंस लगाने पड़ते थे और फैक्ट्री के अंदर, और वो होने के बावजूद फैक्ट्री में एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो प्राण का जो डिसरप्शन था वो था कि हम ये सब हैवी डस्ट लोड्स को बिना फिल्टर के कैसे कैप्चर कर सकते हैं और वो फैक्ट्री वो कलेक्टेड डस्ट को कैसे रीयूटिलाइज कर सकती है ताकि वो वेस्ट मटेरियल भी रिड्यूस होवे, आउटडोर एयर पोल्यूशन रिड्यूस होवे, फैक्ट्री के एनवायरनमेंट क्लीन होवे उनके खुद के स्टाफ के लिए और उनका मशीन ब्रेकडाउन कम हो। प्राण का मैक 2 एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए बना है। ये प्लग एंड प्ले मॉडल 3000 क्यूबिक फीट प्रति मिनट के हाई प्यूरिफिकेशन रेट से पोल्यूटेड हवा शुद्ध करता है। एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम से बना ये एयर प्यूरिफायर सिर्फ दिखने में क्लासी नहीं है, इसके फायदे भी अनगिनत है। प्राण के इंजीनियर्स फैक्ट्री में जाते हैं, उनका फैक्ट्री मैप करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास खुद का कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग बेस्ड टूल है जो फैक्ट्री को मैप करता है, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन जनरेट करता है और फिर हमारा मार्क 2 प्रोडक्ट वहाँ इंस्टॉल होता है। वो मार्क 2 प्रोडक्ट के अंदर फैंस है जो सराउंडिंग पोल्यूटेड एयर को अंदर खींचते हैं, वो पार्टिकल को चार्ज करके सेपरेट कर देते हैं और वो डस्ट को एक ड्रॉर में कलेक्ट करते हैं। और इस तरह से वो जो डस्ट ड्रॉर में कलेक्टेड है, पहले हवा में सस्पेंडेड था, लोग इनहेल कर रहे थे, अभी वो सेपरेट होके कलेक्ट होता है, क्लीन एयर रिलीज़ होता है और जो भी मटेरियल कलेक्टेड है वो कंपनी वापस प्रोडक्शन में रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उनका रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट ही है। और मार्क 2 सॉफ्टवेयर इनेबल्ड भी है
इसका मतलब है कि सब कंपनीज अब शॉप फ्लोर का फुल एनवायरमेंटल मैपिंग कर सकते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनके फैक्ट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है। अगर सडनली किधर डस्ट रिलीज़ होता है, गैस रिलीज़ होता है, वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर देता है कस्टमर को। मंथली ESG रिपोर्ट जनरेट होता है, जो लार्ज कंपनीज़ को एक्चुअली, जो पब्लिक कंपनीज़ है उनको एक्चुअली रिपोर्टिंग में सपोर्ट करता है। 2017 में कंपनी शुरू करने के बाद मार्क II ने मार्केट में अच्छा खासा बज़ क्रिएट किया और अब कंपनी B2C में अपने टेक्नोलॉजी की मदद से घर घर में पहुंच बना रही है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाइव के जरिए, जो एक कॉम्पैक्ट हाई वॉल्यूम एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस है। ये छोटा सा प्यूरिफायर 345 स्क्वायर फीट की हवा शुद्ध करता है। इसकी कीमत है 54,999 रुपए। तो हाइव और उसका सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइंड है कि आपको स्पेसिफिक इंसाइट्स देगा कि आप रोज़ रात को ये टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी और ये पोल्यूशन में सो रहे हैं। अगर कल से आप खाली ये स्पेसिफिक चीज़ चेंज करें तो आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सकता है। उसी तरह से अगर आप कोई ऑफिस सेटिंग में, जो हमारे हाइव के कस्टमर्स हैं जिन्होंने फुल ऑफिसेज में हाइव्स लगाई है, तो वहाँ पर हम उनको स्पेसिफिक इंसाइट देते हैं कि ये एरिया में CO2 लेवल रोज़ बढ़ रहा है। अपना जो HVAC सिस्टम है उसको 1.2x पे चलाए ये आवर्स के बीच में, ताकि आपका हाइव का परफॉर्मेंस और आपकी एनवायरनमेंट बेटर हो सके। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कमी, गलत जानकारी की भरमार, मार्केट बैरियर्स को पार कर लेना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, मार्केट एक्सेस जैसे कई चैलेंजेस को पार करते हुए प्राण का हाईटेक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बना है। लेकिन चैलेंजेस यही खत्म नहीं होते। जब मैंने शुरू किया, इंडिया में डीप टेक इकोसिस्टम था ही नहीं। मैंने कुछ हज़ार VCOं से बात किया था 2020-2021 में, सब ने मना कर दिया था, और जिन्होंने ऑफ़र किया था बहुत ख़राब टर्म्स पे मनी ऑफ़र किया था, जो हम नहीं ले सकते थे। तो उसकी वजह से हमें वो बैरियर ब्रेक करना पड़ा, और हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम से एक्साइट किया, कहा कि इंडिया अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ा है। उन्होंने वो लीप ऑफ फेथ लिया। हमने जो चेक हम यहाँ 18 महीने में नहीं रेस कर पा रहे थे, वहाँ 15 मिनट में US में रेस किया था हमने, और वो कैपिटल हम इंडिया में लाए, यहाँ टीम बिल्ड की। कंपनी की नींव ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर है, इसीलिए पिछले 3 सालों में फाउंडर्स ने $2 मिलियन सिर्फ R&D पे खर्च किया है। प्राण के एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस के पेटेंट US और भारत में अप्रूव्ड है। कंपनी मल्टीपल वेंडर्स से कंपोनेंट सोर्स करके मुंबई में प्रोडक्ट की असेंबलिंग खुद करती है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर एरा VC, एंजल इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट क्लाइमेट एंजल्स और सिकोया स्क्वाड से फंड जुटाया था, और अब ग्रोथ स्टेज के लिए फिर से फंड जुटाने की तैयारी में कंपनी है। जो भी पैसा स्पेंड हुआ है एंटायरली रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पायलट्स, पेटेंट्स, इसमें खर्चा हुआ है। और अब जब हम ग्रोथ स्टेज में हैं, हम जो लार्जर कैपिटल रेस कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ ये साल, जो स्केलिंग में जाएगा कि ये प्रोडक्ट हम हर घर में कैसे लेके आ सकते हैं और हर फैक्ट्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि कैपिटल एलोकेशन हो रहा है ग्रोथ, स्केलिंग, मार्केट प्रेजेंस, ये सब में। शुद्ध हवा के लिए प्यूरिफिकेशन के ऑप्शन देने वाले डाइसन, डाइकिन, पैनासोनिक, यूरेका फोर्ब्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांड्स फिलहाल बाजार में मौजूद है, जो प्राण जैसे स्टार्टअप्स के सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन EMR की रिपोर्ट पर नजर डालें तो 2023 में भारत का एयर प्यूरिफायर मार्केट साइज करीब 777 करोड़ का था, जो 16.30% की ग्रोथ रेट से 2032 तक 3,147 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इन आंकड़ों से एयर प्यूरिफायर मार्केट में पैदा हो रहे मौके का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाईटेक सॉल्यूशंस मुहैया कर रहे प्राण को भारत के साथ साथ US मार्केट में अपनी धौंस जमाने के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। कल्पिता पारकर, मुंबई। यहाँ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मार्केटप्लेस पर्पल से कंपनी ने रेस किए 1000 करोड़ अपने फंड्स में। जानकारी देंगे और कंपनी के को फाउंडर मनीष तनेजा। तुम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर, आवाज एंटरप्रेन्योर।
ऑनलाइन ब्यूटी एंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट मार्केटप्लेस पर्पल ने $120 मिलियन यानी कि 1000 करोड़ का फंड रेज किया है। इस फंड रेज में अडिया यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे दिग्गज निवेशक और प्रेमजी इन्वेस्टमेंट जैसे दूसरे निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया। अब कंपनी का क्या प्लान है, कितना स्केल हम देखेंगे, इन फंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के को फाउंडर और सीईओ मनीष तनेजा जुड़ रहे हैं। मनीष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस 1000 करोड़ के फंड रेज पर। प्लान क्या है मनीष? बिकॉज आई नो आपने टियर 2 टियर 3 मार्केट में बहुत मजबूत पकड़ जमा ली है। क्या इन्हीं मार्केट्स में और डीपर पेनिट्रेशन का इरादा है या फिर आप अपने इस पर्टिकुलर मार्केट से भी आगे सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं? No, good question, Harshita. Majority of our customers, ज़्यादातर जो हमारे customers हैं वो उनका annual income, household income, 5 लाख से 20-25 लाख के आसपास होता है. So we don't necessarily go after the super premium audience. Therefore, हम काफी पॉपुलर हैं, जैसा आपने कहा हमने काफी अच्छी पकड़ जमा ली है. हम काफी पॉपुलर हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में जी। और इवन टियर 1 सिटीज के भी सबर्ब्स में. तो फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में हैं तो अगर आप मुलुंड में रहते हैं तो हम काफी पॉपुलर हैं. एंड लाइकवाइज अगर आप केरला में, अगर आप कोच्चि में रहते हैं या आप पलक्कड़ में रहते हैं या आप कोयम्बटूर में रहते हैं तमिलनाडु में, तो हम वहाँ बहुत पॉपुलर हैं. प्लान ये है कि हम 3 चीजों की वजह से काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं और उन्हीं 3 चीजों को हम आगे जाके और बेहतरीन बनाते जाएंगे. पहला, our investment in technology capability. Almost 8 साल पहले हमने मशीन लर्निंग पे काम करना शुरू कर दिया था. Today it's called AI. And obviously being a first mover, it helped us a lot. We understand our consumers really well. हम अपने consumers को बहुत अच्छे से समझते हैं. हम उनके लिए सही products बना पाते हैं और हम उनके लिए सही से मार्केटिंग भी कर पाते हैं जो मार्केटिंग उनके साथ रेजोनेट करती है. जी। तो पहला तो यही था कि टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करेंगे. अब तो एआई आ गया है एंड काफी डेमोक्रेटाइज हो जाएगा एआई. तो डिपेंड करेगा कि कौन कितना उस एआई को अपने फील्ड में अच्छे से यूज कर पाएगा. आई थिंक सेकंड एरिया जहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे वो है वेयर हाउसिंग में. बिकॉज हमारे कंज्यूमर्स, अगर आप 50% ऑफ हमारा रेवेन्यू देखें तो वो टॉप 100 सिटीज से आता है, तो काफी डाइवर्सिफाइड है. तो अगर हमें उन कंज्यूमर्स को सेम डे या नेक्स्ट डे या डे +2 में डिलीवरी करनी है तो वी नीड वेयर हाउसेस क्लोज टू देम. अभी हमारे लास्ट ईयर हमारे 5 वेयर हाउसेस थे इंडिया में. अभी हमारे 15 वेयर हाउसेस हैं इंडिया में. मुझे लगता है ये नंबर भी बढ़ता रहेगा. केरला जैसे स्टेट में हमारे 2 वेयर हाउसेस हैं बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेट. I think third area which we will continue to invest in is our R&D capabilities and therefore our ability to build products that work for our consumers. जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे own brands, which we call them as private brands, which are no longer private because they sell at many places, काफी ज्यादा बिजनेस हमारे ओन ब्रांड से आता है और उन ओन ब्रांड की R&D में भी हम काफी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं. सो या लुक, दीज आर द 3 एरियाज दैट वी विल इन्वेस्ट आवर फंड्स इन. ओके, तो प्राइवेट लेबल्स जिससे ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों का भी सीधा कनेक्ट है, आपके ओवरऑल जीएमवी में कितना हिस्सा आ रहा है और कितना बढ़ सकता है? आज कितना हिस्सा आता है? क्लोज टू 50%. ओके. पर्पल इज अ वेरी यूनिक कंपनी. दुनिया में अगर मैं अपना पैरेलल ढूंढने जाऊं तो नहीं मिलता है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. कितना बढ़ सकता है ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कितना इनोवेट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स पर. ये डिपेंड करता है कि हम कितना इनोवेट कर पाएंगे अपनी मार्केटिंग पर. बट हिस्टोरिकली ये ट्रेंड थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है. तो होपफुली it should be more than 50% at some point in time in future. But आज ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये कितना होगा. अच्छा मनीष, इनफैक्ट पिछले 3 सालों में आपकी जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो रफली 4 टाइम्स बढ़ती हुई दिखाई दी है एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड इस इंडस्ट्री में. क्या ये रन रेट फिर आगे बरकरार रहेगा एंड व्हाट विल यू डू टू मेंटेन दिस रन रेट? वो एसेंशियल है.
ये रन रेट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा. आई थिंक इट विल बी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि अगर हम बोलें कि हम अगले 4 साल भी अगर हम 50-60% पे ग्रो कर पाएंगे ईयर ऑन ईयर, आई थिंक मुश्किल होगा unless we change something dramatically about us. But I think we are अभी हम ग्रो कर रहे हैं. अगर मान लीजिए ब्यूटी इंडस्ट्री 10 से 12% पे ग्रो कर रही है, तो हम शायद उसके 3.5-4 टाइम्स पे ग्रो कर रहे हैं. और अगर मान लीजिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन ब्यूटी अगर शायद 20-22% पे ग्रो कर रही है, तो अगेन हम उसके 2x पे चल रहे हैं अभी. तो अभी तो ग्रोथ रेट ठीक है. यू नो like I mentioned earlier, it completely depends on our ability to innovate. I don't think market is a constraint because today we hamara size compared to the market is very small. So market size is not a constraint. I think we are operating in a large market. I think it depends on our ability to innovate. अगर हम innovate कर पाए, अगर हम मार्केटिंग में भी इनोवेट कर पाए, तो आई थिंक हम जरूर इस ग्रोथ रेट को सस्टेन कर पाएंगे. अगर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली हमारा ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाएगा. तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट उस लिहाज से आपके लिए क्या रहेगा मनीष, टू सस्टेन दिस रन रेट? क्योंकि आपसे जब पिछली बारी बात हुई थी तब आप अग्रेसिवली ऑफलाइन स्टोर्स को पुश कर रहे थे एंड यू हैव अचीव्ड सम सॉर्ट ऑफ स्केल. क्या उसके जरिए होगा या फिर एक ऑमनी चैनल इज द वे टू बी? So Harshada, अभी 25% of our revenue comes from offline. ये दो तरीके से आता है. एक हमारे खुद के स्टोर्स. हमारे खुद के स्टोर्स अब इंक्रीजिंगली प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं. बट आई थिंक फिर भी अर्ली डेज है उस बिजनेस के लिए. सो उस पे अभी ग्रोथ रेट थोड़ा म्यूटेड ही रहेगा बिकॉज हम अभी भी थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे हैं उस बिजनेस में. बट एक बार ये प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया तो आई थिंक हम बहुत तेजी से एक्सपेंड करेंगे. ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ बिकॉज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी काफी अच्छी है. The second part of our offline business is what I call as distribution business. Correct. So some of our brands that have become large, जैसे Faces Canada, Alps Goodness का Rosemary Water, Carmezy के razors और deos and sanitary pads. These products have become very large and they now go into offline distribution in a big way. So that is a large part of our offline business. So yes, we are trying to build an omni-channel play. But Purple Stores उसमें अभी एक छोटा सा ही part play करता है. Hopefully it will play a much larger part in future. But आज ये कह पाना थोड़ा सा premature है. Give us 6 to 9 months and we will have perfected that strategy and then we will expand fast. Okay. Now Faces, hindsight में देखें तो it was a great acquisition because उससे आप जैसे mention कर रहे हैं एक बहुत तगड़ा revenue आ रहा है. तो क्या इस तरह के और brands आपने identify किए हैं जो आगे चलकर acquire कर सकते हैं, जो आपके portfolio को भी शायद और मजबूत करेंगे? हर्षदा, ये क्या बहुत मुश्किल है ये कह पाना. M&A is a very risky proposition. It has worked for us, but it doesn't necessarily always work. I think we have certain criteria of what kind of brands we like to buy. Unfortunately, those kinds of brands are very few in India, and those owners may also not want to sell because clearly they might be doing very well. Yeah. So, we like to buy brands which are very concentrated around a few SKUs. We like to buy brands that are concentrated in a certain geography. उस geography में उनका काफी high market share होना चाहिए. For example, आप मान लीजिए बहुत बड़ा brand है तमिलनाडु में, then I really like you because then everyone in Tamil Nadu knows you. Yeah. So ऐसे brand ढूंढ पाना भी मुश्किल है, and honestly क्योंकि इन प्रमोटर फैमिलीज को भी पता है कि उनका ब्रांड अच्छा कर रहा है, तो उनको कन्विंस कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है कि वो बेच दें. तो लुक, बाइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी. आई थिंक वी विल लव टू बिल्ड एंड अलोंग द वे अगर कोई ऐसी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आती है जहां हम खरीद पाए तो वी विल डेफिनेटली लाइक टू बाय. बट एज आई सेड, बाइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी. आई थिंक बिल्डिंग इज द स्ट्रेटजी. Okay. आपने कहा you've nearly reached operating profitability in a lot of pockets. Operating revenue के आधार पर FY25 से क्या expect किया जाए and what is the way ahead, Manish? हमारा revenue FY25 में
1700 से 1800 करोड़ के बीच होगा. दिस इज नॉट GMV, दिस इज नेट रेवेन्यू. हम प्रॉफिटेबल हो गए थे एट एडजस्टेड EBITDA लेवल्स, विच इज बेसिकली EBITDA बिफोर ESOP कॉस्ट, राइट. 3 क्वार्टर्स अगो. तो OND क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल हो गए थे. उसके बाद हम हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं. सो इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. ये करंट फाइनेंशियल ईयर तो नहीं, बट आई थिंक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम काफी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बनाएंगे. Okay. Now I'm going to go back to that first question that I asked कि आपकी domestic शेयर होल्डिंग 60% के आसपास है, 50% से तो डेफिनेटली ज़्यादा है. अब ऐसी स्थिति में कई सारी रिपोर्ट्स और कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर्पल से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप लोग लिस्टिंग की तैयारी में हैं. क्या एन IPO इज इन दी ऑफिंग और नॉट? और ये सवाल मेरे ख्याल में मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है. हाउ क्लोज आर यू टू दैट IPO नाउ? अब मुझे मनीष ये बताइए. Arshada, I think we will definitely like to do an IPO. I think timing is something that is hard to commit. But hopefully in the next 3 years or so, we should be able to do it. We are mentally preparing for it. Corporate governance in the company is at its highest level right now. Investors have inordinate amount of confidence in our numbers. But to operate like a public company, we would like to have quite stability in our growth in revenue and definitely growth in profitability. जैसे ही मैंने आपको कहा कि अभी हम प्रॉफिटेबल हुए सिर्फ 9 महीने ही हुए, तो थोड़ा सा अर्ली डेज है. But I think once we get to a little bit steady state there, I think that's when we will go public. So my sense is somewhere around 2.5 to 3 years from now, you should see us listed on the Indian stock exchanges. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष. It's always a pleasure speaking to you and good luck for the years ahead. Thank you so much. Thank you, Harshal. चलिए इसी के साथ मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत. आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.